Conceptual questions, Unit 5, Gravitation, Physics क्लास 9। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस KPK बोर्ड की फिजिक्स की बुक से लिए गए हैं। Question 1 is, if there is an attractive force between all objects, why does not V gravitating toward nearby massive buildings? Newton says that every object in universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product of masses. न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, तो फिर ये लार्ज बिल्डिंग्स हमें क्यों अपनी तरफ नहीं खींचती? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है। इस यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस हैं उसमें सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये फोर्स इतनी कम है कि हम एक दूसरे को या बिल्डिंग हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे और ज़मीन के दरमियान ये फोर्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा नुमाया है। तो स्टेटमेंट है, इफ़ देयर इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स, why does not our self gravitating toward nearby massive buildings? मेन आइडिया इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। रीज़न, we do not gravitating toward nearby massive buildings because according to Newton's equation F is equal to G, mass of the object, mass of the earth divided by R square. From above equation, force is directly proportional to product of masses of two objects, but the mass of the building is very small as compared to heavenly bodies like earth and moon. Secondly, the value of G, gravitational constant, is very small. तो ये बात क्लियर है कि G की वैल्यू आपको देखें पता है कि वो बहुत कम है। उसकी वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से हमें पता लगता है कि G की वैल्यू इतनी छोटी है कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बहुत स्मॉल होगी, क्योंकि उनके मासेस बहुत कम हैं। लेकिन ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है। वो जब उसका मास हमारे मास के साथ मल्टीप्लाई होता है तो और भी बड़ा मास बन जाता है। इसलिए जब ज़मीन का मास हमारे मास से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट से और भी बड़ा मास आएगा। इस वजह से हमारी ज़मीन और हमारे दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन हमारे दरमियान और बिल्डिंग्स के दरमियान जो फोर्स है वो बहुत वीक है, इसलिए हम बिल्डिंग्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। Does the sun exert a large force on the earth than that exerted on the sun by the earth? क्या सूरज ज़मीन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी ज़मीन के मुकाबले में जो वो सूरज पे लगाती है? असल में ये जो फोर्स है ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है, यानी ज़मीन और सूरज के दरमियान फोर्स। यानी जितनी फोर्स ज़मीन सन पे लगाएगी उतनी ही फोर्स सन ज़मीन पे लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी और डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। अगर ये फोर्स लार्ज होती, सन जो फोर्स लगा रहा है अगर ये लार्ज होती तो ज़मीन सन की तरफ अट्रैक्ट होती। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है। स्टेटमेंट, सन exert a large force on the earth than that exerted on the sun by the earth. Main idea is gravitational force and Newton's third law. Explanation, both sun and earth exert the same force on each other which make action and reaction pair. So यहाँ पे देखें तो फोर्स 1 2 का मतलब है कि बॉडी 1 जो फोर्स बॉडी 2 पे लगा रही है उतना ही फोर्स बॉडी 2 भी बॉडी 1 पे लगाती है। इसको आप इस तरह 2 and 1 लिख सकते हैं। F12 is equal to F21 और साथ ये नेगेटिव साइन, यानी बॉडी ए कितनी फोर्स बॉडी 2 पे लगा रही है, बॉडी 2 भी उतनी ही फोर्स बॉडी 1 पे लगाएगी। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। कांस्टेंट जी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको फाइंड करना क्यों डिफ़िकल्ट है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जी की मदद से हम अर्थ, मून, सन या कोई भी दो जो बॉडीज़ हैं उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करना क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, यानी 6.67 10⁻⁻11। तो -11 शो करता है कि ये वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस के ज़रिए फाइंड किया जा सकता है, इसलिए इसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें जो मेन रीज़न है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़ दैट विदाउट दिस वैल्यू वी कुड नॉट फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। If this force is not known, we would not be able to find mass of Earth, Moon, Sun and orbital motion of satellite. अगर हमें G की वैल्यू फाइंड नहीं होगी तो फिर मास ऑफ द अर्थ, मून, सन एंड फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज हम फाइंड नहीं कर सकते। It is difficult to calculate gravitational constant G. G की वैल्यू को फाइंड करना क्यों मुश्किल है? Gravity is an extremely weak force. दूसरा, small disturbance can affect the experiment in finding the value of G. कोई मामूली डिस्टर्बेंस G की वैल्यू को फाइंड करने में मुश्किल ला सकती है, जी की वैल्यू में फ़र्क आ सकता है। सी इज ग्रेविटी हैज़ नो एस्टेब्लिश्ड रिलेशन टू अदर फंडामेंटल फोर्सेस। हम बाकी जो फोर्सेस इस यूनिवर्स में हैं उनकी मदद से भी जी की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जी और उसके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। If Earth somehow expand to a large radius with no change in mass, how would your weight be affected? How would it be affected if Earth instant shrunk? यहाँ देखें, ये हमारे पास ज़मीन है, इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है। ज़मीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़मीन का रेडियस है r। अगर ये ज़मीन जो है इसका साइज़ बड़ा हो जाए
जिसमें इसका रेडियस बड़ा हो जाए, ये एक्सपेंड हो जाए। तो आप इस इक्वेशन को देखें, W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू जी एम नाट एम ई बाय आर स्क्वेयर। इसमें से ये जी एम नाट और एम ई को अगर हम हटा दें तो ये W इज इक्वल टू जी एम नाट एम ई बाय आर स्क्वेयर में से जब ये वैल्यू हट जाएगी तो ये W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वेयर के। यानी R जितना बड़ा होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ जितना ज़्यादा होगा, तो वेट उतना ही कम होगा। इस वजह से जब ज़मीन एक्सपेंड होगी तो इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका वेट कम हो जाएगा। दूसरा है, अगर ये ज़मीन श्रिंक हो जाए, छोटी हो जाए, तो फिर R कम हो जाएगा, और जब R कम होगा तो इस रिलेशन के मुताबिक वेट बढ़ जाएगा। यानी इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वी नो दैट W इज इक्वल टू एम जी, बट W इज इक्वल टू F। W एम जी के भी इक्वल है, और हमें पता है कि ये जो वेट है ये असल में फोर्स है, और W अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इक्वल है जी एम नाट एम ई बाय आर स्क्वेयर। हम जी एम नाट और एम ई को हटा देंगे तो W प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वेयर हो जाएगा, और इस इक्वेशन से हम ये फाइंड कर सकते हैं जब ज़मीन एक्सपेंड होगी तो R बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से वेट कम हो जाएगा, और जब ज़मीन श्रिंक होगी तो R छोटा हो जाएगा, और फोर्स बिटवीन ये जो बॉडी है, ये बॉडी और ये ज़मीन, इसके दरमियान जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ R somehow expand to a large radius, mean R increases to W will decreases, W decrease हो जाएगा। and if अर्थ instant, यानी इसके बजाय अगर अर्थ shrunk सिकुड़ जाए, मीन रेडियस डिक्रीजेस, तो रेडियस कम हो जाएगा, सो वेट विल इंक्रीजेस। व्हाट वुड हैपन टू योर वेट ऑन अर्थ इफ द मास ऑफ द अर्थ इज डबल बट इट्स रेडियस स्टे द सेम। तो इसको देखें, एक्सप्लेन करने के लिए आप ये समझे कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है जी एम नाट एम ई बाय आर स्क्वेयर। अब हम इस एम ई को डबल करते हैं, देखें मास 2me हो गया, तो फोर्स में कितना फ़र्क आएगा, तो F के ऊपर हम प्राइम लगा देंगे क्योंकि अब फोर्स चेंज हो गई है। हमने me की जगह क्या लगाया है, 2me, यानी मास को डबल कर दिया। ये 2 आप शुरू में लिख लें, जी एम नाट एम ई बाय आर स्क्वेयर, ये देखें फिर उसी तरह आ गया। अब इस तमाम वैल्यू के बजाय हम फिर f लिखेंगे, ये वाली वैल्यू देखें f, तो f प्राइम इज इक्वल टू 2f, और f प्राइम की जगह हम w भी लिख सकते हैं, w प्राइम इज इक्वल टू 2w। यहाँ पे w मीन वेट, जो फोर्स है। इट मीन हैंस इफ mass of the earth is double, the weight will also be doubled. Question 6. Why lighter and heavier objects fall at the same rate towards the earth? अगर हम हल्के ऑब्जेक्ट को और भारी ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो एक ही साथ ज़मीन पे आता है, और इसकी रीज़न ये है कि g ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन के साथ हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट ज़मीन पे आएंगे। अगर हम एक कागज़ को और एक पत्थर को एक साथ फेंकें तो हमें ऐसा लगेगा
ये जो पत्थर है ये जल्दी आएगा और ये पेपर थोड़ी देर बाद ज़मीन पर पहुंचेगा। इसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ पर एयर है और ये एयर ज़मीन पर यहाँ पर इस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आएगा। अगर हम इसको एक जार में रखें और एक्सपेरिमेंट करें और इस जार को एयर से खाली कर दें और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को छोड़ें तो ये एक साथ ज़मीन पर आएंगे। इसकी रीज़न है बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कांस्टेंट। मैंने आपसे कहा है ना कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ रिगार्डलेस, यानी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऑफ देयर मासेस, कि उनके मासेस क्या है, और कंपोजिशन या वो किस चीज़ से बने हैं। इफ़ वी लेट द लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल थ्रू अ लॉन्ग एवेक्यूएटेड ट्यूब, अगर हम हल्के और हैवी बॉडीज़ को एक साथ फेंकें लेकिन हम इसको एवेक्यूएटेड ट्यूब में रखें, यानी ऐसे ट्यूब, ऐसे बर्तन जिसमें एयर ना हो, ताकि एयर की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट है इस पर अपवर्ड फोर्स ना लगे। In that case the two objects will fall almost at the same rate, तो लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट एक साथ ज़मीन पर आएंगे, गिविंग द बेसिक लॉ दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये बेसिक लॉ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता, हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट एक साथ ज़मीन पर आएंगे। The value of G changes with location on earth. However, we take same value G as 9.8 meter per second square for ordinary calculation Y. हमने ये भी एक इक्वेशन पढ़ी है कि value of G inversely proportional है 1 by R स्क्वायर, यानी जितनी हाइट ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम होगी। लेकिन हम ऑर्डिनरी कैलकुलेशन में जी को 9.8 ही लेते हैं। अगर हम बिल्डिंग पे हो या ज़मीन ग्राउंड पे हो हम यही वैल्यू लिखते हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन में अगर हम 9.8 या 9.81, 9.82 वैल्यू लगाएं तो इससे हमारी आम कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं ज़मीन से तो जी की वैल्यू इतनी कम होती है कि उस वैल्यू में जो मामूली चेंज आता है वो हमारी कैलकुलेशन को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इसकी रीज़न है द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद लोकेशन ऑन अर्थ बट वी टेक जी एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस बिकॉज मोस्टली कैलकुलेशन आर मेड एट सी लेवल। हम जितने भी कैलकुलेशन करते हैं वो सी लेवल पे करते हैं। ऑन अर्थ द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ approximately 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सी लेवल पर जी की वैल्यू है। अगर हम कुछ हाइट पे भी जाएंगे तो इस वैल्यू में बहुत कम फ़र्क आएगा। एट सी लेवल विच वी विल यूजुअली राउंड टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी लेवल पर जो जी की वैल्यू फाइंड की गई है वो 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ये 07 हटा देते हैं। और अगर हम थोड़ा सा अपनी लोकेशन चेंज कर दें तो जी की जो वैल्यू है उसमें इतना कम फ़र्क पड़ता है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। मून इज़ अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, वाई इट डज नॉट फॉल ऑन अर्थ। ज़मीन मून को अपनी तरफ खींचती है लेकिन
मून ज़मीन पे नहीं गिरता। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन है। जितनी फोर्स ज़मीन मून पे लगाती है, मून उतनी फोर्स ज़मीन पे लगाती है। ज़मीन मून को अपनी तरफ खींचती है और मून ज़मीन से दूर फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। और मून की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मून ज़मीन पे नहीं गिरता। तो ये इसकी बेसिक रीज़न है। बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मून, ड्यू टू विच it revolves around the earth and does not fall on earth. Why for same height larger and smaller satellite must have same orbital speeds? Last conceptual question है कि अगर सैटेलाइट का मास ज़्यादा हो या मास कम हो, वो एक ही स्पीड के साथ रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ। तो ये क्यों? इसकी वजह है, देखें आप इसकी इक्वेशन देखें। स्पीड ऑफ सैटेलाइट किस पे डिपेंड कर रही है? कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, एंड दिस आर डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। इसमें मास ऑफ द सैटेलाइट कहीं पे नहीं है इस इक्वेशन में। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। इन अबव इक्वेशन जी एंड एम ई आर कांस्टेंट, यानी मास ऑफ द अर्थ एंड जी। सो द स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड जस्ट ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट एंड नॉट ऑन द masses, whether the satellite are larger or smaller. That is why for same height, larger and smaller satellite must have same orbital speeds. स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड करेगा आर के ऊपर। जितना हम दूर जाएंगे तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट उतना ही कम होगा। लेकिन स्पीड ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। लाइटर और हैवियर सैटेलाइट एक ही स्पीड के साथ ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे।